मिलती थी, हमें दुनिया भर के बेनिफिट मिलते थे, प्रमोशन मिलती थी और हमें समय समय पे सेफ्टी बढ़ती थी, तमाम बेनिफिट मिलते थे गवर्नमेंट के और एक जॉब सिक्योरिटी मिलती थी। तो वो तमाम चीजें इन्होंने खत्म कर दी क्योंकि इनको लगा कि जो SC/ST समाज है ये आगे बढ़ रहा है सरकारी संस्थानों के माध्यम से, तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले इन्होंने तोड़ निकाला कि इनको इनकी नौकरियां खत्म करो। और नौकरियां खत्म करने का मतलब है कि हमारे पास जो शैक्षणिक रूप से जो हमें आजादी मिल रही थी, शैक्षणिक रूप से जो हम ताकतवर हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, शिक्षा लेकर के बड़ी बड़ी पोस्टों पे आ रहे थे, हम अपने अधिकार को समझ रहे थे, इनसे अधिकार मांग रहे थे, तो जब हमें शिक्षा से वंचित कर देंगे तो हम कैसे मांगेंगे। और दूसरा, जब तनख्वाहें मिल रही थी सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जब हमें नौकरियां मिल गई, जब हमारा एक सफाई कर्मचारी की परमानेंट 50,000 से तनख्वाह ले रहा है, तो इनको लगा कि भाई सफाई कामगार ये कैसे ताकतवर बनना है, या 4th क्लास कर्मचारी ये कैसे, माली हो गए, मालियों की तो नौकरियां खत्म कर दी, माली हो गए, ड्राइवर हो गए, चौकीदार हो गए, ये तमाम लोग वो लोग थे जो SC/ST के लोग थे और जो सरकारी संस्थानों में परमानेंट भर्ती होते थे। तो इन्होंने SC/ST OBC के लोगों की कमर तोड़ने के लिए इन्होंने सबसे पहले ये निकाला कि निजीकरण करो और ठेकेदारी प्रथा ले गया, जिससे कि ठेकेदार नामक जो दीमक है इनको खोखला कर दे, इनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दे और सबसे बड़ा भारी भ्रष्टाचार का जो अड्डा है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ठेकेदारी है, जिसमें कि कर्मचारी को पूरी वेतन भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मनुवादी लोगों ने संविधान होते हुए भी संविधान के खिलाफ इन्होंने नई नई नीतियां बनाई और सबसे दुर्भाग्य इस बात का जो हमारी लीडरशिप रही, जो SC/ST के लोग 131 सांसद और उसके अलावा जो विधायक और जगह जगह काउंसिलर और कई नगर पंचायत के लोग, कई प्रधान हमारे लोग बन रहे हैं, तो उन्होंने वो पार्टियों के तो काम करे, लेकिन पार्टी हमारे अपने समाज की आवाज को मुखर रूप से नहीं उठाया, संविधान सम्मत हमारी मांग नहीं करी, संविधान अनुसार हमारी शिक्षा, व्यवसाय, बजट की मांग नहीं करी और हमारे लोगों को समय समय पर इन्होंने दूसरे प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने निजीकरण की और पक्की नौकरी की मांग नहीं करी। देखिए, हमारा जो रिजर्वेशन है भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट का जो मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 16(4) का हमारा हिस्सा है, तो जब फंडामेंटल राइट बदले नहीं जा सकते तो आपने भैया हमारे उसको, जब तुम लाला को बेच रहे हो दे दो, मगर मेरी नौकरी तो पक्की होनी चाहिए ना, मेरा तो हिस्सा 22.5% मुझे मिलना चाहिए ना, मुझे भैया मेरा 22.5% पैसे दो, मेरा नौकरी का हिस्सा दो, उसको रिस्ट्रिक्ट करो, हमने मांग की है, हमारा बजट का हिस्सा दो। जब एक सरकारी संस्थान ये बेच देंगे तो उसका जो रेवेन्यू भारत के उसमें आता था, बजट में आता था, उसके खजाने में आता था, तो उसमें हर साल मेरा भी हिस्सा था 22.5%। अभी जैसे इन्होंने ये ताजमहल को, कुतुब मीनार को, सबको कह रहे हैं ना इनको प्राइवेट कर दो, जैसे इन्होंने लाल किला प्राइवेट कर दिया, लाल किले से 60 करोड़ रुपया सालाना पैसा आता था भारत के उसमें खजाने में, तो उसमें 22.5% मेरा भी मिलता था SC/ST का। अब वो लाला को जा रहा है, डालमिया के घर जा रहा है, अब लाला थोड़ी देने वाला मेरे 22.5% 60 करोड़ का। तो इसी तरह ये सारी जो भी संसाधन जिससे कि भारत के खजाने में पैसा आता है, उसको सबको प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि उससे इनके लाभाओं के घर में तो पैसा जाए, मगर SC/ST का हिस्सा उसमें मिलेगा ही नहीं। जब वो लाभा जमा ही नहीं कराएगा सरकारी खजाने में तो मिलेगा कहां से। तो इसलिए हर तरह से ये चौतरफा हमले कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप इनको इनके खिलाफ लड़ नहीं पा रही है, हमारी आवाज उठानी चाहिए। वोट बैंक के रूप में भी जाना जाता है सर हमारा SC/ST का समाज, तो ये समुदाय कब अपने वोट की ताकत को पहचानेगा, बड़ी आसानी से वोट दे देता है, ये अपने वोट बैंक को कंट्रोल क्यों नहीं करता? देखिए, वो मिशन नहीं चला, एक मिशन चला था जो मान्यवर काशीराम जी ने चलाया, बहुजन मूवमेंट जो था वो भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आया, लेकिन वो भी देश के एक कोने में सिमट के रह गया, वहां पर भी अब वो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो लीडरशिप जिसको पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को चलाना था, तमाम SC/ST के लोगों को इकट्ठा करना था पॉलिटिकल रूप से, और उसमें तमाम उन वंचित 85% लोगों को इकट्ठा करके जो मूवमेंट था, एक्चुअल मूवमेंट था, जिसको लेकर के देश की राज्य सत्ता पे कायम होना था, वो मूवमेंट कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। तो इनकी गलती नहीं है, अब इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो मजबूरी है, कभी बीजेपी नहीं तो कांग्रेस ना करे तो आम आदमी पार्टी या कोई और, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना, तो इसमें आम जनता की क्या गलती है, उनको वोट तो कहीं ना कहीं देना है। तो इसलिए हमने ये शुरू किया है कि हम पॉलिटिकल जो हमने मिशन शुरू किया है, उस मिशन के तहत हम इनको इनके वोट की शक्ति बता रहे हैं। हम कह रहे हैं जब तक आपके पास प्लेटफॉर्म ना हो, राजनीतिक प्लेटफॉर्म आपका ना बने, तब तक इन पार्टियों से अपनी वोट की शक्ति से अपने अधिकारों को, नौकरी, अपना रिजर्वेशन, अपने बजट का हिस्सा इनसे मनवाओ। इनके घोषणा पत्र में जो लिखेगा कि हम SC/ST के अधिकार देंगे तो हम उसको वोट करेंगे, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि
अब जो मशीन के अंदर इन पार्टियों के अलावा एक नोटा का भी बटन आ गया, तो हम नोटा का बटन दबाएंगे, हम किसी पार्टी को नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे अगर हमारा अधिकार नहीं। जी बिल्कुल, नोटा का बटन का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी हमारा समाज करना चाहिए, हमारे समाज को। दूसरी बात क्या है सर, जनसंख्या में हम इसी कड़ी में है, महत्वपूर्ण है, अपने समाज के लोगों को ये पता चलना चाहिए हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है पूरे SC/ST समुदाय की दिल्ली NCR में। देखिए ये जो अभी जो पॉपुलेशन काउंट होने वाला है, जो 2011 में काउंट हुआ था, उसके भी आंकड़े उन्होंने छुपाए। अब ये दोबारा से अभी होना था, 2021 में होना था, पॉपुलेशन काउंट हर 10 साल में होता है, तो उसमें मांग बड़ी मुखर रूप से चल रही है कि जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब वो जातिगत जनगणना कराने से ये कतरा रहे हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि इनकी जनसंख्या नहीं है, इनकी जनसंख्या 2% है, और इन्होंने सरकारी महकमे में पूरा कब्जा किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में कब्जा, पूरी पॉलिटिकल पार्टियों पे कब्जा, पूरे सरकार पे कब्जा, पूरे संसाधनों पे कब्जा, पूरे देश की धरती पे कब्जा, हर सारे व्यवसाय पे कब्जा। तो जब ये पॉपुलेशन काउंट होगा तो पता चलेगा 90% लोग तो भूमिहीन है, 90% लोग तो भूखे बेरोजगार है, अशिक्षित है, और जो 2% लोग हैं उन्होंने पूरे देश को लूट रखा है। तो इसलिए इनको डर है कि इनकी कहीं बोलना भूल जाए कि ये 2% होकर के पूरे देश पे कब्जा किए हुए हैं, और जो 90% लोग हैं वो सड़कों पे मारे मारे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूमिहीन है, और वो लोग भूखे हैं। तो इसलिए इनको उस बात का डर है। लेकिन हमने भी ध्यान रखा है कि ये जनसंख्या काउंट बिना जातिगत जनसंख्या के होगा नहीं। हम उसका घोर विरोध कर रहे हैं कि इसका ऐसे नहीं होगा जो पहले से होता था, जातिगत जनगणना इसको करनी होगी। जी, तो कुल मिलाकर के हमारी जो जातिगत जनगणना है उससे पूर्णतः इनको खतरा है। वैसे हमें अंदाजा है कि हमारे समुदाय को अंदाजा है, हम टोटल जनसंख्या में लगभग दिल्ली में के अंदर लगभग कितने होंगे अंदाजन? देखिए दिल्ली और NCR में तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 करोड़ लोग होंगे हमारे दिल्ली NCR में 100 किलोमीटर के दायरे में। सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे? 100 किलोमीटर। दिल्ली में खाली अनुसूचित जाति 70 से 75 लाख है, क्योंकि अकेले वाल्मीकि समाज का जो वो पॉपुलेशन है वो 30 से 40 लाख है। उसमें जाटव चमार समाज की उसकी 18 से 20 लाख है, और जो वहाँ पर अपने धोबी जो रजक समाज है वो 13 लाख है, और जो अपने खटीक है, सासी है, पासी है, ये तमाम 36 बिरादरी काउंट है उसमें जिसमें दिल्ली सरकार की। तो उसमें हम 75 लाख के करीब है, और हम 75 लाख वोट लेकर के हम गटर में मर रहे हैं, हम यहाँ ठेकेदारी में मर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हम 75 लाख की आबादी लेकर के इनसे कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं, और 1.5 वोट के लाला बढ़ियाओं को हम मुख्यमंत्री बना करके दे रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और अपने लोगों को जागरूक करना होगा। क्या हमारा समाज, बस ये मेरा इस कड़ी में आखिरी सवाल है, क्या हमारा समाज इनको जनरल कैटेगरी वाले जो हमें कहीं पे टिकने नहीं देता, कहीं नजर नहीं आने देता, नजर आते ही वहां से हटाने की, प्रताड़ित करने की पूरी प्रक्रिया के साथ चलता है, तो ऐसे में हम लोग पीड़ित चल रहे हैं इनसे, क्या इनको जगह देना या इनको अपना मालिक मानना ठीक है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी हो रहा है, पूरे देश में हाहाकार मचा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, सीधे की गोली मार करके उसको बर्बाद कर रहे हैं, ताबड़तोड़ वहाँ पर वो हो रहे, न्याय हो रहे हैं, कानूनी न्यायिक व्यवस्था बर्बाद हो गई है। आज तो ये उसको गुंडे को मरवाया है इन्होंने, या किसी को एनकाउंटर करके मारे, कल को तुम्हारा नंबर दिया, बिल्कुल वो कहेंगे कि तुम्हें भी जो तुम्हारा नेता होगा उसको भी डॉन बना के गोली मार देंगे। जो जी गोली मार रहा था वो भाग रहा था, पुलिस ने गोली चला दी, वही पुरानी पिटी पिटाई कहानियां सुनाकर हर बार करते हैं। तुम 50 आदमी हो, तुम 2 आदमी नहीं पकड़ पाए। ये बिल्कुल ये देश के न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध है, भारत के संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है, और ये जिस तरह से डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं हम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और हम इस देश में बाबा साहब जो महान संविधान में दी हुई न्यायिक व्यवस्था को, उस बाबा साहब की दी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लागू कराने के लिए अपनी सर धड़ की बाजी लगाएंगे, इनको गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। यानी पुरजोर विरोध होगा तानाशाही का? बिल्कुल होगा, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए कोर्ट से फांसी पे लटका दे, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट वहां पर देखेगा गवाह सबूत सारी चीजें। बाबा साहब कहते थे भले 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक गुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी न्याय की महान न्यायिक प्रणाली की ये बुनियाद है कि हमें किसी को मारना नहीं है, सुधारना है, हमें इस देश की व्यवस्था को ठीक करना है। अब आपने नफरत फैला दी ना, अब आपने उनको मारा तो वो तुम्हारे साथ में बैठे हैं, इस नफरत को खत्म करना है। अगर न्यायालय अगर कोई ऑर्डर करता तो वो नफरत नहीं फैलती, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर कर रहा है। आज आपने कर दिया कि आपने किसी को मारा है तो वो भी कोई ना कोई मौका दे करके तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये नफरत जो फैला रहे हो, ये नफरत नहीं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। हमें हमारा न्यायिक व्यवस्था जो भारत के महान संविधान में
जो हमें प्रणाली दी है हम उससे काम करेंगे, बाबा साहब के रास्ते पे काम करेंगे। ये थे क्रांतिकारी विचार, भाषा नहीं बल्कि हकीकत पर ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, पुरजोर समर्थन है अपने समाज का। और अगली कड़ी में फिर दोबारा मुलाकात होगी माननीय अशोक अज्ञानी जी से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।